स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट। हम अपनी लेसन में दो तरह की प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं वेक्टर्स के साथ। एक हमने पढ़ी स्केलर प्रोडक्ट या उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरी थी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो स्केलर प्रोडक्ट थी या डॉट प्रोडक्ट थी वो सिंपल है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो आंसर आता है या जो एक रिजल्टेंट होता है वो एक नंबर होता है, स्केलर नंबर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, तो उसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर नंबर होगा, और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो आइए हम देखते हैं कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो हम वेक्टर प्रोडक्ट से हासिल करते हैं उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स हों, लेट्स से कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका जो वेक्टर हासिल करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल हमें ये बताता है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने सबसे पहले दो वेक्टर्स लेने हैं ए और बी, और उसको उन दोनों वेक्टर्स को टेल्स के साथ उनकी टेल्स को ज्वाइन कर देंगे। और फिर हमने ये करना है कि पॉइंट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को पॉइंट करें, और फिर उसके बाद उसको कर्ल करें, उन फिंगर्स को कर्ल करें टुवर्ड्स द वेक्टर बी थ्रू द स्मॉलर एंगल फ्रॉम ए टू बी। यानी सबसे पहले आपने टेल्स को ज्वाइन कर लिया एक कॉमन पॉइंट पे, आप उसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, और ये वो प्लेन है, ये सारा जो रेक्टेंगुलर ये प्लेन है जिसके ऊपर दो वेक्टर्स ए और बी पड़े हुए हैं। और अब हमने ये किया कि अपनी फिंगर की डायरेक्शन को ए की डायरेक्शन में हमने सेट कर लिया, और उसके बाद उसको कर्ल करना शुरू किया, फिंगर्स को कर्ल किया टुवर्ड्स द वेक्टर बी। और स्मॉलर एंगल्स के जरिए हम कर्ल कर रहे हैं इसको, ये हमारे पास स्मॉलर एंगल है थीटा। और जब हम कर्ल करते हैं आवर फिंगर्स टुवर्ड्स द वेक्टर बी थ्रू द स्मॉलर एंगल फ्रॉम ए टू बी, तो जो हमारा थंब है, योर थंब विल देन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको बता रहा होगा, ए क्रॉस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, या इसको हम नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं। और ये इस फिगर में आप ये देखिए कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो ए क्रॉस बी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर which is perpendicular to to the plane containing vectors a and b। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमारे पास इन शॉर्ट हम ये करेंगे कि फिंगर्स को हमने रोटेट करना है ए से बी की तरफ, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन बताएगा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी की। उसको एन यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। Next question is define impulse and show how it is related to momentum. Impulse क्या होती है? When a large force is applied on a moving body for short time interval, then product of average force and time is called impulse. Impulse को simply हम किस तरह लिखेंगे? Force multiply time, और it is equal to mvf minus mvi. So ये इसकी कोई एग्जांपल हम बताएंगे, जैसे कि हमारे पास एक बैट है, वो हिट करता है क्रिकेट बॉल को, तो फिर उसमें जो फोर्स बिटवीन cricket ball and bat है वो वेरी करती है फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन। इन सच केसेस द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एफ मल्टीप्लाई टी जो है वो हम इसको ज़्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। सो दिस फैक्टर फोर्स मल्टीप्लाई टाइम बिकम्स मोर इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ आइदर क्वांटिटी अलोन। या मतलब हम फोर्स को अलहदा से देखें या टाइम अलहदा से मैयर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम फोर्स मल्टीप्लाई टाइम को इकट्ठा कंसीडर करें, विच इज़ कॉल्ड इम्पल्स। सो एवरेज रिलेशन हैज़ बीन derived फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और ये जो रिलेशन है, अभी जो हमने इम्पल्स की बात की, ये हमारे पास रिलेशन आया है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ से। सेकेंड लॉ जो हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, या आप यहाँ पे टी के साथ फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, और एम वी एफ क्या है? फाइनल मोमेंटम है, एम वी आई इज द इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल डिफरेंस, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, या इसको इम्पल्स भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? टकराव उसका मीनिंग है, और दो तरह के कोलिजन हम अपने लेसन में पढ़ चुके हैं, एक हमारे पास इलास्टिक है और दूसरी कौन सी है? इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अब देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कोलिजन्स।
collision in which the kinetic energy of the system is not conserved is called inelastic collision. यानी collision से पहले और collision के बाद जो total kinetic energy है वो बराबर ना रहे तो हम ये कहेंगे कि ये collision inelastic है. इसकी दो examples हम discuss करेंगे. पहली हमारे पास है when a tennis ball is dropped on the floor vertically it may not rebound to its initial height. यानी जिस height से आप उस ball को नीचे की तरफ hit करते हैं वो उतनी height पे दोबारा वहां तक नहीं पहुंच पाएगी. It is because a portion of kinetic energy is lost partly due to friction as the molecules in the ball move past one another when the ball distorts and partly due to its change into heat and sound energies. यानी दो तरह से एनर्जी वेस्टेज हो रही है. एक तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब हिट करते हैं तो वो उनकी डी शेप हो जाते हैं या डिफॉर्म होते हैं तो उसके नतीजे में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है. और दूसरा क्या है कि साउंड और हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट होती है जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं. तो ये एक एग्जांपल है इनएलास्टिक कोलिजन की. दूसरी एग्जांपल है टू टेनिस बॉल्स कोलाइड विद सर्टेन वेलोसिटीज देयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी मे बी लेस देन द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जब दो टेनिस बॉल्स आपस में हिट करती हैं तो उस वक्त भी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होती. When no kinetic energy is lost in the collision, such type of collision is said to be elastic collision. और इसकी एग्जांपल है कि हार्ड बॉल अगर हमारे पास है कोई और हम उसको मार्बल फ्लोर के ऊपर फेंक हिट करते हैं तो इट रिबाउंड्स टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट. यानी वो जितनी हाइट से आपने उसको हिट किया था उतनी ही हाइट तक वो वापस पहुंचती है. तो इट लूजेज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन विद द फ्लोर. सो ये हम कह सकते हैं कि आइडियल केस में ये एक इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है. अब ये आप ज़हन में रखिए कि जो दोनों तरह की कोलिजन्स हैं उनमें हम ये देखते हैं कि एनर्जी तो कंजर्व है या नहीं है लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है. और टोटल एनर्जीज जो होती हैं सिस्टम की मतलब काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है लेकिन ये कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी तमाम तरह की कोलिजन्स में. हाउएवर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन्स. Question 2.4 is show that rate of change in momentum is equal to the force applied. Also state Newton's second law of motion in terms of momentum. हमने पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें हमने ये बताना है कि जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है. यानी चेंज इन मोमेंटम को अगर आप टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास फोर्स आनी चाहिए, फोर्स का फार्मूला आना चाहिए. और इसी से फिर हम चूंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको हम मोमेंटम की टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है. So Newton's second law of motion in terms of momentum states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and its direction is same as that of the force. ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स और उसकी जो चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वही अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल मोमेंटम का वो P इज इक्वल टू एम वी होता है. इसमें P मोमेंटम है, mass जो है वो m है और वेलोसिटी v है. अगर सपोज अ फोर्स F acts on a body of mass m changing its velocity from vi to vf in time t, then we can write initial momentum of an object is P1 is equal to mvi और फाइनल मोमेंटम जो होगा P2 उसको लिख लेते हैं P2 इज इक्वल टू mvf हो जाएगा. ये v वेक्टर है. और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज मोमेंटम विल बी इक्वल टू डेल्टा पी पी टू माइनस पी वन यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. और इसको आप लिख सकते हैं कि एम वी एफ माइनस एम वी आई. यहाँ से मैस कॉमन ले लें, सिंगल बॉडी है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई. और ये वी एफ माइनस वी आई जो है इस इज अ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करें तो ये रेट ऑफ चेंज बन जाएगा. सो डेल्टा पी ओवर टी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. और इसमें यहाँ पे क्या आएगा एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पे आप वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिख दें और ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा. सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेल्टा पी ओवर टी विल बी इक्वल टू एम ए. यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे डेल्टा पी ओवर टी जो है वो एम ए के इक्वल आ जाएगा. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए. हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स. या इसको डी पी ओवर डी टी भी कह सकते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इस तरीके से लिखा जाता है कि एफ फोर्स इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी. State law of conservation of linear momentum. Also state conditions under which it holds.
स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स। इसके स्टेटमेंट ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, which means that the total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum of the system after collision। और आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, so there is no external force which is acting on the system. Since there is no external force acting on the system, the total change in momentum of the isolated two ball system becomes zero। यानी आप इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और ये जो स्टेटमेंट है ये कब ट्रू होगी, व्हेन आइसोलेटेड सिस्टम हो हमारे पास। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि व्हेन टू बिलियर्ड बॉल्स कोलाइड ऑन स्मूथ टेबल, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन को अगर आप नेग्लिजिबल करें या एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर लें तो फिर हमारे जो इनिशियल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। क्वेश्चन 2.6 इज कि हमने ये शो करना है कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज है क्या। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा हो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रेंज। और जितना डिस्टेंस उसने कवर करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड इट्स मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो रेंज का हमने फार्मूला देखा। हमारे पास अगर एक प्रोजेक्टाइल हो, फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद इनिशियल स्पीड v at angle theta to the horizontal, the range is equal to r is equal to v square sin 2 theta over g। इसमें g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और v जो है स्पीड है। अगर v और g दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये रेंज उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इफ v एंड g आर कांस्टेंट, सो r डिपेंड्स ओनली ऑन साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है। सो व्हेन विल बी रेंज मैक्सिमम, रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। और ये कब होती है, जब 2 थीटा 90 के इक्वल हो जाए या थीटा इक्वल हो जाए 45 के। 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि हमें पता है कि साइन जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अब चूंकि ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, सो हम यहाँ पे 2 थीटा को मैक्सिमम करेंगे या थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन 45 डिग्री के ऊपर। और 45 डिग्री के ऊपर साइन 2 थीटा होता है साइन 90 के इक्वल और विच इज़ 1। सो यहाँ पर हमारे पास आर मैक्सिमम जो है वो आ रही है वी स्क्वायर ओवर जी। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक एंगल बना रही होती है, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी एफ वाई बिकम ज़ीरो। सो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ वाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और वी आई वाई की जगह हम ये लिख लेते हैं वी आई साइन थीटा। और चूंकि प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव कर रहा है तो ए की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी टी। तो इसको आप टाइम के लिए सॉल्व कर लें और हमारे पास ये इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। और दिस इज़ द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। और हम यहाँ पर देखते हैं ये जो हमारे पास एक डायग्राम है, अगेन वही रिपीट हो रही है जो पिछली स्लाइड में थी। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँचने का हमने टाइम निकालना है। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए हमने देखा कि हमारा जो टाइम है विच इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करें, यानी यहाँ जब वो दोबारा हिट करता है सरफेस ऑफ अर्थ को, तो उसमें उस फार्मूला में हमारे पास 2 आ रहा होता है इसमें, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्चुअल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ आ रहा है। The maximum horizontal range of a projectile is 800 मीटर। Find the value of height attained by the projectile at 60 डिग्री। अच्छा, इसमें हमें गिवन डाटा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है विच इज़ 800 मीटर और प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला अभी हम पीछे देख चुके हैं, वी आई स्क्वायर ओवर जी होता है। और क्योंकि इसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हम गिवन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर मैक्सिमम की जगह 800 पुट करें और वी आई स्क्वायर ओवर जी
को इस तरह से रहने दें, यहाँ पे जी को इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 के साथ, तो वी आई स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 800 जी। अब जो हाइट है उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। यहाँ पर वी आई स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 800 जी, अभी हमने यहाँ देखा, और थीटा की जगह हम 60 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं, 800 जी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2 जी, ये जी और जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और इधर साइन स्क्वायर 60 जो है, 60 का जो साइन 60 होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है, इसका स्क्वायर लेंगे और यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 3/4। ठीक है, और इसको जब आप डिवीजन कर लेते हैं तो फिर हम इसको 600/2 या 300 मीटर हमारे पास जो है वो हाइट आ जाती है। सो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 300 मीटर। ये यहाँ पे इस फिगर में देखें, ये जो रेंज आपको दी हुई थी, मैक्सिमम रेंज, वो 800 मीटर दी हुई थी, जीरो ओ से आर तक का पॉइंट। और ये जो है यहाँ से सेंटर पॉइंट पे आप देखिए, ये मैक्सिमम हाइट जो है ये वाली, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये 300 मीटर जो है हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, व्हाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। टारगेट जो है एग्जैक्टली एट द बर्ड के ऊपर क्यों मिस करता है, जब कोई हंटर एक निशाना बनाता है बर्ड का, तो वाई इट मिस द टारगेट, इसकी रीज़न हम देखते हैं। द हंटर एम्स डायरेक्टली एट द बर्ड। सबसे पहले आप ये देखें कि जो हंटर जब एम कर रहा है तो वो डायरेक्टली एट द बर्ड कर रहा है, सिटिंग ऑन द ब्रांच। दैट मीन्स द बैरल ऑफ द गन इज पॉइंटेड स्ट्रेट अलोंग द लाइन ऑफ साइट टुवर्ड द बर्ड्स करंट पोजीशन। यानी आप जब उसका निशाना बना रहे होते हैं तो लाइन ऑफ साइट हमारी सीधी होती है बिल्कुल, ठीक है, और उसकी बर्ड की पोजीशन की तरफ होती है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो व्हेन हंटर फायर्स द बुलेट चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा होता है, बुलेट लीव्स द गन विद एन इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल, इट्स मोशन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जो फायर बुलेट है वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है, तो इट कर्व्स डाउनवर्ड एज इट ट्रेवल्स, सो द बुलेट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो अगर हम एम करना है बर्ड के ऊपर, तो हंटर मस्ट एम स्लाइटली अबव द बर्ड टू कंपेंसेट फॉर द ग्रेविटेशनल ड्रॉप ऑफ द बुलेट। Aiming directly at it causes the bullet to hit lower than the desired point. अगर पर describe briefly effect of air resistance on the range and maximum height of a projectile. एयर रेजिस्टेंस सिंपली हम ये कहते हैं कि रेंज को भी रिड्यूस करता है और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी रिड्यूस करती है। यानी रेंज जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हाइट वर्टिकली जितना उसने डिस्टेंस कवर करना है उस पर भी ये इफेक्ट करती है एयर रेजिस्टेंस। मैक्सिमम हाइट कैसे डिक्रीज होती है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑन द अपवर्ड पाथ, इट एड्स टू ग्रेविटी स्लोइंग द प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। यानी प्रोजेक्टाइल जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, एयर रेजिस्टेंस उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में या स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट हो सकती है, और उसके ऊपर फिर जब ग्रेविटी एक्ट करेगी तो फिर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इट रीचेज अ लोअर पीक हाइट देन इन द ड्रैग फ्री एयर, या एयर रेजिस्टेंस को अगर इग्नोर करें तो उस पाथ को जो फॉलो करेगा वो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। इसी तरह रेंज को कैसे रिड्यूस करती है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है बाय द प्रोजेक्टाइल है, तो ये भी रिड्यूस हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसेस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, द प्रोजेक्टाइल स्पेंड्स लेस टाइम इन द एयर एंड ट्रेवल्स अ शॉर्टर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी लेस टाइम स्पेंड करता है एयर में जो बुलेट है या जो भी प्रोजेक्टाइल है, और वो हिट ग्राउंड को जल्दी से हिट कर लेता है, तो इस वजह से उसका एक्चुअल पाथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। In short, air resistance makes the projectile fall shorter and not go as high. Next question is, a person falling on heap of sand does not hurt more as compared to a person falling on a concrete floor. Why? A person is hurt less on sand because of increased stopping time. यहाँ पे हम stopping time को देखेंगे, और हमने जो relation एक पढ़ा हुआ है, force is equal to applied force is equal to rate of change in momentum, या delta p over delta t. So हम यहाँ पर देखेंगे कि
टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स. सो व्हेन समवन फॉल्स हिज मोमेंटम मस्ट रिड्यूस टू जीरो अकॉर्डिंग टू रिलेशन एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. ऑन कंक्रीट द स्टॉपिंग टाइम इज़ वेरी स्मॉल. स्टॉपिंग टाइम कह लें या कॉन्टेक्ट टाइम कह लें, जब कंक्रीट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो वो स्टॉपिंग टाइम बहुत कम होता है और उसकी वजह से फोर्स, लार्ज फोर्स जो है वो इंजरी कॉज करती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स और टाइम के. तो अगर स्टॉपिंग टाइम कम होगा तो फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्ट करेगी. जबकि सैंड के ऊपर क्या होता है, सरफेस कंप्रेस होती है और उसकी वजह से स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है इसका. सो द फोर्स बिकम स्मॉलर विच कॉजेज लेस इंजरी.